आंखों में चुभ है वो हल्का। हाँ, और जीएस, कुछ जीके और जीएस पे चर्चा करते हैं। शुरू करें? चलिए। इतिहास, भूगोल, और अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था देखिए, इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, उसमें राजनीति शास्त्र भी आ जाएगा बीच में। राजनीति, दोनों तीनों के अंदर सामान्य तौर पर जब कोई छात्र छात्रा इसे पढ़ता है तो ज्यादातर वो इसे तथ्य की दुकान के रूप में लेता है, फैक्ट्स। इतिहास में तारीखें बहुत है और संविधान पढ़ते हुए उसे अनुच्छेदों का बहुत सामना करना पड़ता है, जबकि इन सभी विषयों में एक तारतम्यता है, एक सीरीज है। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं कि इतिहास में आपने जिक्र सुना होगा वास्को डी गामा। बताओगे कब भारत आया? 1498, 1498। 1498 में डी गामा कालीकट बंदरगाह पर भारत आया था। सामूरी का शासन होता था उस समय, जमोरिन जिसे कहते हैं। क्या करने के लिए आया था? नहीं, मसाले लेने के लिए, है ना, स्पाइसेस चाहिए उसे, क्योंकि उस समय भारत में जो तुर्क वाला क्षेत्र था, मिस्र वाला क्षेत्र था, वहां से व्यापार अवरुद्ध हो गया था साम्राज्य विस्तार के लिए। आपने नाम सुना होगा ससानियन साम्राज्य, है ना, प्राचीन काल में तुर्की के क्षेत्र में। तो 1498 में जब वास्को डी गामा भारत आया मसालों के लिए, तो इसका मतलब जब वो भारत पहुंचा मसालों के लिए व्यापार करने के लिए, तो उसको ये पता होगी कि भारत में मसाले मिलते हैं और केरल आ रहा है इधर कालीकट पर। कालीकट कोझीकोड के समीप स्थित है। फिर हम भूगोल में पढ़ते हैं कि मसालों का बागीचा केरल। केवल ऐसा ही नहीं है कि केरल में ही मसाले होते हैं, गुजरात में भी मसाले होते हैं, कर्नाटक में भी मसाले होते हैं, आंध्र प्रदेश में भी कुछ मसाले होते हैं, तमिलनाडु के अंदर भी मसाले हैं। और अगर दक्षिण एशिया के देशों में अगर हम देखें, दक्षिण पूर्व के एशिया के देशों में, तो आपके इंडोनेशिया, मलेशिया, यहां पे भी मसाले होते हैं बहुत ज्यादा। डच यहीं पहुंचे थे। काली मिर्च का उत्पादन होता है केरल के अंदर बहुतायत में। तो अगर मैं ये देखता हूं कि वास्को डी गामा 1498 में कालीकट आया व्यापार करने के लिए, तो भूगोल मुझे यह बताता है कि केरल में मसाले होते हैं। अब ये तो हुए तथ्य, ये हुए फैक्ट, तथ्य कि केरल में मसाले का उत्पादन है। अब यहां पर एक प्रश्न चिन्ह लगा दो, मेन चीज है जो आपको सिखाएगी, प्रश्न चिन्ह कि क्यों, क्यों मसाले क्यों होते हैं केरल के अंदर, या कपास गुजरात में क्यों है उसका प्रोडक्शन? गुजरात क्या? कपास, कपास की खेती, मूंगफली की खेती। कभी जानने की कोशिश करी कि क्यों हो रहा है? बताएंगे? बोलो, क्यों होता है ऐसा? बहुत सुंदर। मिट्टी, मिट्टी, जलवायु, दो चीजें ये भौगोलिक हैं।
दूसरा अर्थव्यवस्था की निगाह से मांग, किसी चीज की वहां पैदावार होना केवल जलवायु और मिट्टी पर निर्भर नहीं है, उसकी मांग पर भी निर्भर है। जैसे अगर चाय कहां हो रही है, बोले असम में, असम, तो केवल चाय असम में होती है, उत्तर प्रदेश में नहीं हो रही है, पंजाब में नहीं हो रही है, तो उसका कारण केवल एक नहीं है, उसका भौगोलिक कारण भी है, उसका आर्थिक कारण भी है, और अगर तह में जाए तो उसका राजनीतिक कारण भी रहा है। खेती से राजनीतिक कारण, जी, कभी अपने प्राचीन काल की किताबें पढ़ते हुए, वेद पुराणों का इतिहास आपने पढ़ा, बुद्ध पढ़ा, गुप्ता काल पढ़ा, गुप्तोत्तर काल, मौर्य काल, तो आपने प्राचीन काल में कभी यह नहीं देखा कि प्राचीन काल के राजा चाय पीते थे। प्राचीन काल से ही भारत में दूध, दही, इसकी परंपरा रही है, घी की। चाय के पौधे को भारत में अंग्रेज लेके आए थे, ठीक है। तंबाकू के पौधे को भारत में अंग्रेज लेके आए थे। तो चाय के पौधे वो खेती करने के लिए जब लेके आए, उसको खेती करने के बाद में उसका प्रयोग करते थे भारत में। कुछ भारतीय मजदूर भी उसका प्रयोग करने लगे। धीरे धीरे हमें उसे प्रयोग में लाने की उसकी आदत पड़ गई, चाय पीने की। आज तो जब भी कोई बाहर से अंग्रेजों के पास आता, उन्हीं का कोई सगा संबंधी, तो उसको वो चाय पिलाते। अब चूंकि दूध की खपत भारत में बहुत है और उत्पादन भी बहुत है, तो वो चाय, जो वो काली चाय होती, और हमारा वो दूध जो हम दूध पीते, उन दोनों को मिक्स कर दिया और बना दी दूध की चाय, जो कि हम काली चाय पी नहीं सकते उनकी तरह, जो कि एक प्रकार का जहर है। दूध पी लो या काली चाय पी लो, मिश्रण मत पियो, क्योंकि दोनों के कंपाउंड अलग अलग है, दोनों की संरचना बिल्कुल भिन्न है। आज एक नगदी फसल बन गई। कैसी फसल? नगदी फसल, कैश क्रॉप्स, नगदी फसल। अब यहीं से प्रश्न बन जाता है कि नगदी फसल क्या होती है जी? नगदी फसल, नकदी फसल किसे कहते हैं? नगदी फसल। आपसे यही पूछ लेगा 4 फसलें देके कि नगदी फसल क्या होती है। अच्छा ये बताओ, भारत में ऐसा किसान ज्यादा है जिसपे जमीन ज्यादा है, या ऐसा किसान ज्यादा कि जमीन बहुत कम है और उसमें जो वो खेती करता है वो उस हिसाब से करता है कि उसका खाना पीना, रोजगार, उसका गुजारा चलता रहे, यानी उसकी आजीविका। हाँ, सरप्लस इकोनॉमी नहीं है, गुजर बसर करने वाली इकोनॉमी है, सब्सिस्टेंस इकोनॉमी, सरप्लस नहीं है। नगदी फसल में चाय आ गई, ठीक। अच्छा बताओ, गन्ने किस लिए? निजी प्रयोग के लिए या बेचने के लिए? बेचने के लिए गन्ना। क्या गेहूं नगदी फसल में आएगी? बोलो। भारत के संबंध में, भारत के संबंध में गेहूं नगदी फसल में नहीं है। गेहूं का बोने का उद्देश्य, किसान का उद्देश्य देखो, उद्देश्य क्या है किसान का गेहूं बोने का? क्या पैसा प्राप्त करना, या साल भर के लिए अपने लिए खाद्यान्न उपलब्ध कराना? खाद्यान्न उपलब्ध कराना। तो इसलिए हम गेहूं को नगदी फसल के अंतर्गत नहीं रखते, ये कारण है इसका। एक चीज और आपने नाम सुना होगा, जूट, कपास। क्या? कपास, जूट, कपास, ये नगदी फसलें हैं, जी प्रयोग के लिए नहीं है। इनके बोने का उद्देश्य है केवल पैसा, नगद।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो कट लग जाएंगे सब। तो ऑन कर लेते हैं, 1-2 दिन में समस्या सब समाधान हो जाएगा इसका। ऐतिहासिक तथ्य। ऐतिहासिक तथ्य। देखो जरा, यहां पे बात आती है वेद की, ऋग्वेद। क्या? ऋग्वेद। ये बताएंगे ऋग्वेद में, जब आपने पढ़ा, थोड़ा सुंदर सा बना लेते हैं। हमारे वेदों में प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद, है ना? तो ये बताएं ऋग्वेद जो है आपका, उसमें कुल मंडल कितने हैं? मंडल 10 मंडल है। कंफर्म? अच्छा, ये भाषा कौन सी है, किस भाषा में लिखा है? संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा। लौकिक संस्कृत या वैदिक संस्कृत? वैदिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत अलग होती है, वैदिक संस्कृत अलग होती है। ठीक। गायत्री मंत्र का नाम सुना है? क्या होता है गायत्री मंत्र, याद है आपको? ओम भूर्भुवः स्वः, ये गायत्री मंत्र है। ये कुल 10 मंडलों में से गायत्री मंत्र किसके अंतर है? तीसरा मंडल। तीसरे मंडल में आ गया आपका गायत्री मंत्र आ गया। क्लियर? अच्छा, चले एक बात और बताएं। आपने कैटेगरी जब पढ़ी होंगी तो आपने एक चीज पढ़ी होगी 10वें मंडल में, 10वां मंडल। 10वें मंडल में एक सूक्त है पुरुष, पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त किसका उल्लेख मिलता है पुरुष सूक्त में? महापुरुष या ईश्वर से 4 वर्णों की उत्पत्ति बताई गई है। मस्तक से किसकी उत्पत्ति बताई गई है? ब्राह्मण। मस्तक से ब्राह्मण, ठीक है। भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से या उदर से वैश्य, और पैरों से शूद्र। आप जानते हैं कि ये जो कैटेगरी है समाज में, एक है सबसे नीचे शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य। वैश्य, यहां क्षत्रिय, और ऊपर ब्राह्मण। ब्राह्मण। क्या कभी आपने सोचा कि पैरों से शूद्र की उत्पत्ति क्यों बताई गई है? कभी सोचो। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि पैर सबसे नीचे है और नीचा सबसे शूद्र है, तो ये आप पौराणिकता में फंसे हुए हो, कर्म कांड में। जब आप यथार्थ के बारे में सीखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये एक साधक है। साधक, एक साधक की 4 स्थिति हैं। एक साधक की 4 स्थिति हैं। साधक क्या? आप कहोगे जी साधक क्या? कौन है साधक? साधक है आप खुद साधक है। आप स्वयं साधना करने वाला। मैं अगर साधना कर रहा हूं, सीख रहा हूं, तो मैं एक साधक हूं। मैं कौन हूं? साधक। अगर आप एक सीखने की ओर अग्रसर छात्र हैं तो आप एक साधक हैं। आप एक सीखने की तरफ ललक रख रहे हैं। अगर आप का जो ज्ञान है वो परिपक्व है तो ये ब्राह्मण की स्थिति है। और आप अज्ञानता से लिप्त हैं तो आप किस कैटेगरी में आते हैं? शूद्र कैटेगरी में आते हैं। ये वेद कह रहे हैं, ये उपनिषद कह रहे हैं। जबकि आज वर्तमान स्थिति में अगर आप देख रहे हैं समाज में, तो ये शूद्र एक जाति बना दी गई है। देखते हैं आप एक, जबकि जाति व्यवस्था ऋग्वैदिक काल में नहीं थी। जाति व्यवस्था
को आप घोर जाति व्यवस्था अगर आप देखेंगे तो गुप्त और गुप्तोत्तर काल में आती है। ऋग्वैदिक काल में भी, उत्तर वैदिक काल में आपको वर्ण व्यवस्था देखने के लिए मिलती है। और इस काल में भी वर्ण किस पर आधारित था? जन्म पर या कर्म पर? कर्म पर। यानी जो जैसा कर्म करेगा वैसे ही उसका वर्ण बन जाएगा, कर्म के आधार पर। तो ध्यान से सुनना मेरी बात, कर्म के आधार पर। इसीलिए आपने अगर पढ़ा हो और सुना हो तो अंबेडकर कर्म के आधार पर ब्राह्मण है। अंबेडकर कर्म के आधार पर ब्राह्मण है। हर वो व्यक्ति जो ज्ञानी है वो ब्राह्मण है, जो ज्ञान रखता है वो ब्राह्मण है। और हर वो व्यक्ति जो अज्ञानी है, जिसे ज्ञान नहीं है, वो कौन है? शूद्र है। ये है सही परिभाषा। तो आप ज्ञानी बनिए। समझ में आ रहा है? अगली चीज बहुत ध्यान से सुनना। आपसे एक प्रश्न पूछते हैं हम। गौतम बुद्ध जब घर से तपस्या करने के लिए निकलते हैं, है ना, तो वो 4 दृश्य देखते हैं। बुद्ध के 4 दृश्य। बुद्ध चार दृश्य देखे उन्होंने। तीसरा और चौथा देखने का नजरिया है, सिर्फ दर्शन है। दर्शन। अब दर्शन में यह बताओ, पहला दर्शन क्या है? पहला दर्शन दुखी व्यक्ति या बीमार व्यक्ति? और दूसरा? पहला है बीमार व्यक्ति और दूसरा? पहला बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा बीमार व्यक्ति, तीसरा मृत शरीर और चौथा सुखी सन्यासी। ये 4 अवस्थाएं हैं। अगर आप बुद्ध में विश्वास नहीं रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मत रखिए। लेकिन ये 4 स्थिति आपके जीवन में सब, हर किसी के आती हैं। बीमार व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, हाँ वही बता रहे हैं। देखिए, बूढ़ा व्यक्ति। बूढ़ा किसे कहा गया है? किसे कहा गया है बूढ़ा? क्या मतलब है बूढ़े का? दर्शन है। बूढ़ा व्यक्ति देखा उन्होंने पहली बार, क्या मतलब है बूढ़े का? कर्महीन। कौन? कर्महीन। जो कर्म नहीं करता वो व्यक्ति बूढ़ा है, इसे कहते हैं कर्महीन। जो कर्म नहीं करता वो व्यक्ति बूढ़ा है, चाहे वो आयु से नौजवान सही। कर्म का मतलब, कर्म का मतलब बताएं। कर्म नित्य प्रतिदिन की क्रियाएं, ध्यान योग, ज्ञान योग, साधना योग, कर्म योग, ये कर्म है। आप बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, ज्ञान योग है। क्या है? ज्ञान योग। ये है। बीमार व्यक्ति, बीमार व्यक्ति अवस्था है इसकी, इससे जो कर्महीन होगा वो बीमार है। आप सुबह के नंबर का आपका कोई क्रम नहीं है, कार्य करने का कोई क्रम नहीं है, कोई काम नहीं करते आप नित्य प्रतिदिन में, तो आप किस कैटेगरी में? बीमार व्यक्ति में। ये है इसका मतलब। खाली इसका मतलब ये नहीं कि चन्ना रथ लेके चले जा रहे हैं, पीछे गौतम बुद्ध बैठे हैं, गौतम बुद्ध ने कहा, गौतम बुद्ध चन्ना से कह रहे हैं कि चन्ना रथ रोक लो। ये कौन है? बोले ये बीमार व्यक्ति है। ये कौन है? ये बूढ़ा व्यक्ति है। ये क्या होता है? ये कहानी सुनने के लिए, ये दर्शन है जीवन का। समझ में आ रही है? केवल इतना ही भर नहीं है कि ये चारों चीजें, ये चारों घटनाओं को आप एक क्रम से लगा लो,
कोई दिक्कत नहीं है उसमें, सीखने से मतलब है। कबीर भी तो देखता ही है। अच्छा, कबीर के पीछे तुमने ये देखा, कबीर कबीर को कबीर बना कौन रहा है? नहीं, ज्ञान नहीं सर। रामानंद के पास तो और भी बहुत सारे चेले पढ़ रहे हैं। कबीर के गुरु कौन है? रामानंद। और भी तो हैं रामानंद के पास, रैदास भी हैं, धन्ना भी है, पीपा भी है, सधना भी है, सेन भी है। सेन तो नाई थे। कबीर को कबीर बना रहे हैं परिस्थिति। कबीर की जीवनी पढ़ी ना आपने? सोचो, जो व्यक्ति को यह पता ही नहीं कि तुम्हारी वास्तविक मां कौन थी। नीरू नीमा के यहां पले बड़े थे, है ना? और उस समय का समाज और भी ज्यादा घोर, मान्यताओं के आधार पर, रूढ़ियों के हिसाब से। रूढ़ियां हर समाज में रही हैं। कबीर हिंदू या मुस्लिम? तो न्यूट्रल बात कर रहा है आदमी। विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा थे और जुलाहे के घर पले बड़े। एक ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा और मुस्लिम जुलाहे के यहां पले, तो पालन करने वाला परिवार हुआ मुस्लिम और जन्म देने वाली हुई हिंदू ब्राह्मणी। तो जब ही तो बात ऐसी कह रहे हैं कि काकर पाथर जोर के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। ये मुसलमानों की लिए एक मैसेज है। और आज अगर कबीर होते तो कबीर के नाम पे फतवा हो गया होता कि मुल्ला जी की अजान को बांग बता रहे हो। तो वाक्य की स्वतंत्रता तो कबीर को उस जमाने में भी थी। जरूरी है कि वाक्य की स्वतंत्रता आज हो, है ना? संविधान में कौन से अनुच्छेद में? 19। 19 का 19(1)(a) वाक्य की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, अपने विचारों की स्वतंत्रता। हम तो नहीं मानते कि वाक्य की स्वतंत्रता संविधान नहीं दी है। वो बात अलग है कि लिपिबद्ध हो गया है। विचारों की स्वतंत्रता बुद्ध के काल में नहीं है। गौतम बुद्ध क्या कर रहे हैं? अपने आत्मा के अंदर ही ईश्वर है। पाखंड का, कर्म कांड का, रूढ़ियों का विरोध कर रहे हैं, ब्राह्मणवाद का, घोर ब्राह्मणवाद का विरोध कर रहे हैं गौतम बुद्ध। और जिस समय गौतम बुद्ध है भारत में, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आपने गौतम बुद्ध को पढ़ा, उस समय सोचिए क्या स्थिति रही होगी धर्मों की। महावीर, सिद्धांत पढ़े महावीर के? अच्छा, एक प्रश्न आपसे पूछते हैं, बताएं जरा, दोनों में तुलना करते हैं अगर। बौद्ध धर्म और जैन धर्म, दोनों में भारत में बौद्ध धर्म और जैन धर्म में अगर तुलना करें तो आज भारत में बौद्ध धर्म के अनुयायी बनस्पत जैन धर्म के अधिक हैं। का कारण क्या रहा कि आज बौद्धिस्ट ज्यादा हैं भारत में? क्या कारण रहा?
बताओगे? नियम पढ़े इनके? किन में कठोर नियम ज्यादा है, बौद्ध धर्म में या जैन? जैन धर्म में। बौद्ध धर्म के अंदर गौतम बुद्ध की एक बात जैन धर्म से पृथक है और बहुत स्पेशल है, वो है मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग, मध्यम मार्ग ही है। विवाह वालों के लिए अलग नियम है और जो विवाह नहीं कर रहे हैं उनके लिए अलग नियम है। और देखो कितनी लचीली बात अशोक कहता है, अशोक ने अपनाया ना बौद्ध धर्म। अच्छा, क्या बौद्ध धर्म हुबहू अपनाया या उसमें कुछ फेर बदल करके अपनाया? अपना बौद्ध धर्म उसने खुद बनाया था गौतम। अगर ध्यान दो तो अशोक ने बौद्ध धर्म तो अपनाया, क्या साम्राज्य छोड़ा था? अपनी पुत्र पुत्री को भी बौद्ध धर्म के एडवर्टाइज में लगा दिया, जबकि गौतम बुद्ध कह रहे हैं गृह त्याग है ना, संपत्ति का त्याग, आवश्यकता से अधिक ब्रह्मचर्य। अशोक ने नहीं अपनाया। तो धर्म का मतलब वो सारी चीजें जो आपके अनुसार फिट बैठती हैं, वो नियम है। कुछ ये कहते हैं कि अर्थव्यवस्था से बहुत डर लगता है। अर्थव्यवस्था में तुम्हें लगता है? अभी चीजें समझाई थी मैंने तुम्हें अर्थव्यवस्था वाली। कोई ऐसी पंचवर्षीय योजना जो विफल हुई हो, बताएगा? कोई पंचवर्षीय योजना विफल हुई? बताओ कौन सी? चौथी। क्यों क्यों विफल हो रही है चौथी पंचवर्षीय योजना? क्या कारण रहा? कोई योजना तब विफल होती है जब आर्थिक स्थिति बिगड़ जाए। आपका प्लान है एक, युद्ध है, युद्ध आपात नहीं है, आपात है युद्ध के कारण। हाँ, वो युद्ध के कारण है। और वो आपात स्थिति भी इसलिए है कि वो बाह्य आक्रमण है, भारत पाकिस्तान के मध्य युद्ध है, और 3 साल पहले हमने 62 का चीन से युद्ध लड़ा था, ये कारण रहा उसका। हाल तो आपात की स्थिति अगर आप देखो तो 1975 में आपने आपात पढ़ा इंदिरा गांधी वाला, क्या आप उसे आर्थिक आपात या युद्ध का आपात मानते हैं? क्या कारण रहा? गृह युद्ध, आंतरिक गृह युद्ध या आंतरिक अशांति? आंतरिक अशांति। क्या आंतरिक अशांति के आधार पर इमरजेंसी लगाई गई या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर? यह फेरबदल हुई है संविधान में शब्दों की, दोनों की। एक चीज बताओ जरा अर्थव्यवस्था में, एक है जीडीपी, ठीक, एक है जीएनपी, एक है आपके एनएनपी, एक होती है एनडीपी। ये नाम सही है या अभी कुछ अधूरा है? कैसे? अच्छा, जीडीपी, एमपी। अच्छा, एमपी का क्या मतलब है यहां? बाजार मूल्य। अच्छा, ये बताओ जीडीपी एमपी और जीडीपी एफसी में क्या अंतर है? फैक्टर कोस्ट है ये।
लागत मूल्य। अगर जीडीपी एमपी से जीडीपी एफसी बनाना है तो किस चीज का परिवर्तन आता है? मूल्य ह्रास। मूल्य ह्रास घटाएंगे या जोड़ेंगे? घटाया जाता है मूल्य ह्रास। कंफर्म है? ठीक है। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये बताएं स्थापना जब हुई तो किस अधिनियम के तहत हुई थी? किस अधिनियम के तहत? किस अधिनियम में है इसका उल्लेख? किस अधिनियम में है? भारत शासन अधिनियम 1935। और ये कब बना? ये विधेयक कब बना था इसका? 1934। जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं ना, उनका निचोड़ है 1935 का अधिनियम। क्लियर है? आधुनिक भारत हमने पढ़ा था अभी। कुछ प्रश्न पूछे आपसे? ठीक। पहला प्रश्न यह है, प्लासी का युद्ध हुआ था, तारीख बताएं पहले तो। 23 जून 1757। प्लासी कहां है? प्लासी वर्तमान में कहां स्थित है? किस राज्य में? पश्चिम बंगाल। कहां पर? पश्चिम। बक्सर का युद्ध कब हुआ? बक्सर 22 अक्टूबर 1764। 3 पानीपत के युद्ध हैं। पहला पानीपत, दूसरा और तीसरा। तो बताओ पहला पानीपत कब हुआ? 1526। किस किस के मध्य हुआ था पहला पानीपत? पहला पानीपत किसके मध्य हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी। हाँ, इब्राहिम लोदी, लोदी वंश का अंतिम शासक हुआ था। ठीक है, इब्राहिम लोदी। पहला पानीपत बाबर और इब्राहिम लोदी। बताइए दूसरा पानीपत किसके मध्य हुआ था? दूसरा पानीपत का युद्ध। अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य, हेमू कहा जाता है। अच्छा, अकबर तो बहुत छोटा था, 13-14 साल का था, तो लड़ कौन रहा था? बैरम खां। तीसरा पानीपत, तीसरा पानीपत कब हुआ? 1761। कौन कौन? अहमद शाह अब्दाली और मराठा, मराठाओं के मध्य हुआ था। चलिए बताएंगे, बहुत ध्यान से सुनिए। बंगाल का पहला गवर्नर कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल? अंतिम गवर्नर जनरल, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटे 1833 में, और वही बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी था। भारत का प्रथम वायसराय कैनिंग। गुलाम भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम वायसराय नहीं, स्वतंत्र भारत का प्रथम वायसराय नहीं हो सकता, क्योंकि वायसराय का पद स्वतंत्रता के बाद समाप्त हो गया था। तो कौन रह गया? वो गवर्नर जनरल। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? राजगोपालाचारी नहीं, लॉर्ड माउंटबेटन। उनके बाद आएंगे सी राजगोपालाचारी।
हमारे संविधान सभा के पहले और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? और अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा। हाँ, इसलिए बताएंगे संविधान के अनुच्छेद 17 में किसका उल्लेख है? आर्टिकल 17, अस्पृश्यता का अंत। संविधान के अनुच्छेद 32 में क्या है? संविधान की आत्मा कही जाती है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्या है ये 5 रिटें? कौन कौन सी रिटें हैं? बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, है ना, और बताएं प्रतिषेध, हाँ उत्प्रेक्षा, यही है। ये बताएंगे अनुच्छेद 52 जो आर्टिकल 52 है वो किस भाग और किस अध्याय में आता है? भाग 5 अध्याय 1। सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किस अनुच्छेद में? भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा, कहां लिखा है संविधान में? 100, शाबाश, 124। चलिए बताएंगे हमारे कुछ कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्य किस भाग के अंतर्गत आते हैं? मौलिक कर्तव्य भाग 4 के, हाँ 51 के और भाग 4 के किस संविधान से लिए गए? रूस के संविधान से। कब जोड़े गए थे बताओगे? 42वां संविधान संशोधन 1976। अब कितने हैं वर्तमान में? ये 11 मौलिक कर्तव्य, पहले 10 थे, ठीक है। 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भाषाओं से। कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं हैं। मूल संविधान में कितनी थी? 14 भाषाएं थी। 3 बार संशोधन हुआ, ठीक है। पहला कब हुआ? बताएंगे? पहली भाषा कौन सी जोड़ी गई, कब जोड़ी गई और वो संशोधन कौन सा था? 21वां संविधान संशोधन, बोलो आप बताएंगे। अभी मैंने लिखवाया था भाषाओं के बारे में संविधान में। फिर बाद में जोड़ी गई थी 3 भाषा, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ये कब जोड़ी गई है? 73वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन। फिर 4 भाषा जोड़ी गई थी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, और टोटल ऐसे हुई तुम्हारी 14 भाषाएं, 22 भाषाएं। ये बताओ उर्दू इन 14 में है क्या? अंग्रेजी 14 में है? नहीं है। राजस्थानी नहीं है, राजस्थानी बोली है, भाषा नहीं है। गुजराती है। ये याद कर लेगा, पूछ लेगा, 4 विकल्प दे देगा, पूछ लेगा कौन सी मूल संविधान में है या नहीं है, इस तरह से। आई बात समझ में या नहीं आई ये बताओ? आ गई। भूल जाते हो? हेलो हेलो, पेन ड्राइव कहाँ? पेन ड्राइव, हाँ वो तीसरा चौथा रिकॉर्ड कर लें। चलो ठीक है, और क्वेश्चन पूछ रहे हैं।
एकल नागरिकता का प्रावधान कहां से लिया गया है? गलत। अमेरिका के। ये भी गलत, जबरदस्ती। ब्रिटेन के संविधान से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई है? बताओ। दक्षिण अफ्रीका। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका। आपात उपबंध कहां से लिए गए? जर्मनी से। राष्ट्रपति का पद? अमेरिका से। एक किताब है स्टडी, अच्छा स्टैटिक जी के, किस प्रकाशन की है? अच्छा अच्छा अच्छा, RW वालों की। सब ठीक है, RW वाले क्या हो गया उसमें, सब वही है, बस ये है धीरे धीरे सब ठीक हो जाती है। हिंदी के प्रैक्टिस क्वेश्चन लगा लें है जी, जीके के हिंदी के, कॉपी किताब लेके बैठो।